अस्सलाम फ्रेंड्स जो आज का टॉपिक है पीएफ पर है, प्रोविडेंट फंड पे काफी दोस्तों ने सवालात किए थे इस पे कि पीएफ पे टैक्स होता है कि नहीं होता है। और कुछ किसी की ये राय थी कि टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्सेबल है ये। कोई कहता है कि नहीं टैक्स नहीं है। तो दोनों बातें सही है, किस हद तक सही है हम आगे इस टॉपिक में हम ये चीज भी कवर करेंगे। और उन लोग के लिए भी है कि जिनका ये फर्स्ट टाइम पीएफ डिडक्ट हो रहा है, तो पीएफ होता क्या है तो हम ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं पीएफ के ऊपर कि पीएफ एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए पीएफ ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलके कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं 50-50% मिलके, और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होती है इसको इन्वेस्ट करते हैं एक इन्वेस्टमेंट की सूरत में। और जिससे हमें एक इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक हमें अच्छा सा हेल्दी सा एक बड़ा एक प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये पूरा एक प्रोविडेंट फंड कहलाता है कि इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट भी मिलता है हमें। अच्छा, इसमें सवाल आता है कि प्रॉफिट पे ये टैक्सेबल है कि ना है। ज्यादा सवालात यही बनते हैं कि इस पे टैक्स है कि नहीं है। अब प्रॉफिट पे तो टैक्स होता है भी, साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन हुआ है इस पे इन्वेस्टमेंट की उस पे भी टैक्स है कि नहीं है। तो हम दोनों चीजों को सेपरेटली समझ लेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें टैक्स कैसे लगता है और ये जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स कैसे लगता है। हम पीएफ की टाइप देखते हैं तो एक रिकग्नाइज फंड होता है और एक अनरिकग्नाइज फंड होता है। ठीक है, तो जो रिकग्नाइज फंड होता है वो रजिस्टर्ड होता है, टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है, तो वो उसकी अपनी टैक्स इम्प्लीकेशन होती है। और जो अनरिकग्नाइज होता है उसकी अपनी इम्प्लीकेशन होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जो फाइलर है जो रजिस्टर्ड होता है तो उसकी फाइलर की तरह टैक्स रेट अप्लाई होता है, और जो अनरिकग्नाइज होता है तो आप इसी तरह से जो फाइलर नॉन फाइलर होता है इसी तरह से रिकग्नाइज फंड और अनरिकग्नाइज फंड जो कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन है और कोई इतना मुश्किल इसमें कोई चीज है नहीं। तो हम पहले ये समझते हैं कि जो रिकग्नाइज फंड है जो कि टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है उस पे क्या टैक्स रेट अप्लाई होता है, उसकी क्या क्या चीजें होती है। तो हम जो कंट्रीब्यूशन की पहले बात करें, अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है जिसकी एनुअल बेसिक सैलरी अगर 6 लाख है और इसका अगर आप 1/10 ले तो 60,000 होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन जो रिकग्नाइज फंड के अंदर एक लिमिट लगी हुई है कि भाई अगर आपकी सैलरी अगर है 6 लाख सालाना, उसका 1/10 लेते हैं 60,000 बनती है, तो एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी सिनेरियो में हम देखते हैं एग्जांपल में, अगर किसी की बेसिक सैलरी अगर 21,60,000 है सालाना और इसका अगर हम 1/10 लेते हैं जो कि 2,16,000 है, तो क्या एम्प्लॉयर भी इतना कंट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि ये रिकग्नाइज फंड है तो इसके अंदर जो भी टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने लॉ लगाया कि इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसकी एक मैक्स लिमिट है जो कि 1.5 लाख की है, इससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? अब जो जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन करना है जो कि एम्प्लॉय का जगह 2,16,000 बनता है और एम्प्लॉयर का 1,50,000, तो जो 66,000 है 66,000 वो एम्प्लॉय की टैक्सेबल का पार्ट बनेगा और वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जिसका इसकी इनकम पे फर्क आएगा और जो टैक्स डिडक्ट होगा उसके 66,000 पे भी हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो लोग कहते हैं कि इस पे टैक्स नहीं लगता और ये क्यों लगता है, तो देखिए एक्चुअली वो ये एक थिन लाइन है जिसको समझना होता है, क्योंकि लोगों को मैक्स लिमिट नहीं पता कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 1.5 लाख कर सकता है सिर्फ, इसके अलावा नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो एम्प्लॉय बियर करता है, यानी कि उसकी मानद सैलरी से वो डिवाइड बाई 12 होके डिडक्ट हो जाता है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट में किस तरह से कैलकुलेशन होती है टैक्स की। फर्ज करें कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है 8 लाख की, जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ था उससे, और उस पर प्रॉफिट हुआ है 2,40,000, तो इस पे 16% एग्जेम्पशन है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 उसके ऊपर 16% टैक्स एग्जेम्प होगा जो कि 38,400 होता है, यानी कि ये लेस हो जाएगा आपको। और जो आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो 2,01,600, यानी कि इसके ये प्रॉफिट आपके ऊपर टैक्स लगेगा। मगर लॉ में एक और कंडीशन दी गई है कि इसमें अगर आपकी अगर एनुअल बेसिक सैलरी अगर आपकी अगर 1/3 ले ले उसकी, और वो अगर देखते कि अगर 1.5 लाख की अगर सैलरी है और उसका अगर 50,000 अगर आप निकालते हैं और 50,000 में चेक करेंगे कि भाई कौन सी चीज दोनों में से दोनों कंडीशन में विच एवर इज हायर बनती है। अगर हमारी 16% एग्जेम्पशन 38,400 थी और हमारी एनुअल बेसिक सैलरी 1/3 जो कि बनती है 50,000, इन दोनों में से अगर कोई हायर होगा तो हमें उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो लॉ में ये बताया गया कि जो दो कंडीशंस है हमारी ये, तो इन दोनों में विच एवर इज हायर होगा आपको प्रॉफिट में से वो एग्जेम्पशन मिलेगी, ना कि आपको 16% मिले। अगर सेकंड कंडीशन आपकी अगर हायर है 50,000 की, तो आपकी जो 2,40,000 में से 50,000 लेस होगा और जो प्रॉफिट बचेगा वो टैक्सेबल कहलाएगा, यानी कि 1,90,000 से। तो ये टोटल हमारी जो प्रॉफिट के अंदर दो किस्म की कंडीशंस होती है, इसमें हमें देखना होता है विच एवर इज हायर, तो वो अप्लाई होती है, और फिर प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका अप्लाई होता है इसके अंदर।
अब हम बात करते हैं अनरिकग्नाइज्ड फंड में। अनरिकग्नाइज्ड फंड क्या होता है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन जो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों करते हैं। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से हुई है तो वो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका होता है, और जो प्रॉफिट और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था उस पे जब टैक्स आपको, जब पीएफ आपका विड्रॉ होता है, जब उस पे अप्लाई होता है। ये दोनों सेंटेंस को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। मोस्टली ये अनरिकग्नाइज्ड फंड ही होता है कॉर्पोरेट में, नहीं तो बल्कि कंपनीज के अंदर। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है 24,000 और ये 48,000 इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट मिलता है अगर 15,000, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो प्रॉफिट मिला है ये टैक्सेबल होगा। अब बात आती है कि एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी पेड किया हुआ एट द टाइम ऑफ सैलरी, जब उसको मिली थी। तो जब वो कंट्रीब्यूट हो रहा होता है तो ग्रॉस के ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा होता है सैलरी पे। इसलिए जब विड्रॉ होता है जब भी पीएफ, तो एम्प्लॉय के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन थी एम्प्लॉय की उस पर नहीं लगता, बल्कि जितना एम्प्लॉयर ने किया था और जो प्रॉफिट मिला था उसको, वही सिर्फ टैक्सेबल होता है। तो ये सिंपल अनरिकग्नाइज्ड फंड का सिर्फ और सिर्फ यही इम्प्लीकेशंस होती है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होती तो इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है प्रॉफिट का। तो ओवरऑल ये पीएफ का हमने पूरा एक समझ लिया चैप्टर, बहुत ही बेसिक से लेके मैंने जो इसकी सिंपल यही एक कैलकुलेशंस होती है जिसपे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये एट द टाइम ऑफ विड्रॉ में मिलती है तो उसमें टैक्सेबल आपका बिल्कुल ही प्रॉफिट उसमें से कट के मिलता है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि टैक्स कटता है कि नहीं कटता। टैक्स कटता है अगर रिकग्नाइज फंड है तो उसके अंदर एग्जेम्पशन भी है, और अगर अनरिकग्नाइज फंड है और उसका भी टैक्स है तो प्रॉफिट के ऊपर कटता है एट द टाइम ऑफ जब वो विड्रॉ होता है। आई होप कि आपको ये पीएफ का चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अगर इसमें कोई इशू है या कोई अगर सवालात है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।